हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपके सामने है हिंदी का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट क्रमांक 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने पहले आपको कंप्लीट अभी करवा दिया है। अब पार्ट नंबर सेकंड मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चाहिए इम्पॉर्टेंट, या फिर इम्पॉर्टेंट जो पत्र हैं वो चाहिए, या निबंध चाहिए, या फिर ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो बनाऊं कि जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। या जिस भी चीज़ की आपकी तैयारी कम है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। और देखिए, ये जो मॉडल पेपर जो सेट है, ये 100% कोई पेपर नहीं है, ना तो कोई रियल पेपर। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे कुछ रखे गए हैं, तो जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस पुराने सालों में आए हुए हैं, तो उस हिसाब से हमने मॉडल पेपर तैयार किया। ये बिल्कुल भी आपका कोई रियल पेपर नहीं है, ना ही कोई त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। तो इसलिए ये देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसका असली परीक्षा से कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसलिए ये मॉडल जो पेपर सेट है उसको बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक करिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या वीडियो या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ओटी को कवर कर लिया था। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिए। छठवा है, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। तो ये देखिए, दोहा क्या है? यह है मात्रिक अर्धसम छंद है, या फिर अर्धमात्रिक जो छंद होता है ये होता है दोहा। इसमें विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण ये दिया हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस, चोदायक फल चार। फिर है इसका अथवा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे ये है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो इसमें क्या बताया गया है कि महाकाव्य का जो आकार है वो बड़ा होता है और खंड काव्य का छोटा होता है। महाकाव्य में इसकी मात्रा अधिक है, इसमें मात्रा कम है। उसके बाद महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, इसमें 8 सर्ग जो रहते हैं वो 8 से कम होते हैं। इसमें महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। फिर उसके बाद है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। ये रहा इसका अंतर। प्रबंध काव्य का आकार बड़ा होता है, इसका सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथाक्रम जो है वो होना अनिवार्य है, मुक्तक काव्य में कोई भी कथाक्रम नहीं होता। फिर इसका अथवा, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो ये देखिए, यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द या दूसरा जो समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, ये है एक विशेषता यमक अलंकार की, कि अलग अलग प्रयोग हो रहा है शब्दों का लेकिन अर्थ हर बार भिन्न है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका है। तो ये कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ, पर दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ बोध ना हो, तब उसे शब्द के अर्थ का बोध कराने के लिए जो शब्द शक्ति प्रयोग की जाती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे और रामू तो गधा है। ठीक है, तो ये इसके 2 उदाहरण हैं। फिर है आगे, हास्य रस की परिभाषा लिखिए। कि रस में से जिसकी भी आपको परिभाषा है तो यहाँ पे आपको उसका क्या करना है? स्थाई भाव लिखना है इसकी जगह पे। तो आप पूरी परिभाषा वैसी की वैसी लिखेंगे। हास्य रस सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जैसे श्रृंगार आ गया, तो रति नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो इस तरीके से हर परिभाषा आप बना सकते हैं। फिर उसका उदाहरण ये हो गया, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। फिर क्या है, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, निर्मल स्वर था उनका, ठीक है, इसका वर्णन भी कर देंगे यदि ज्यादा नंबर का रहा। फिर कोमलता थी उनके स्वर में, फिर नादमय उच्चार, फिर शास्त्रीय शुद्धता। और एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको जिस भी टॉपिक में कठिनाई हो रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा वोटिंग जिस भी टॉपिक पे होगी तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आऊँगी।
फिर उसके बाद उसका अथवा है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। तो ये रहा इसका अंतर कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, जबकि इसमें नियमों का तो बंधन नहीं है। इसमें जो है सीमित संगीत ज्ञान आवश्यक है, जबकि इसमें व्यापक हर किसी के लिए सुलभ है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी यहाँ पे अंतर है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, जनसंचार माध्यमों के क्या खतरे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके माध्यम से गलत सूचना और संदेश प्रसारित कई बार हो जाते हैं। गलत सूचनाएं लोगों में भ्रम पैदा करती हैं, जिससे कि लाभ की जगह हानि हो जाती है। मतलब सदुपयोग की जगह कुछ दुरुपयोग भी इसके कई बार हो जाते हैं। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, पत्रकारिता क्या है। तो ये देखिए, जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का मूल आधार है, और आजकल पाठकीयता बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या है, पत्रकारिता का और ज़्यादा विकास यहाँ हुआ है। और यहाँ पे दी गई है एक परिभाषा जो कि सीजी मूलर ने दिया है कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, डायरी लेखन के दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिए, डायरी में लेखक आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति करता है। उसके अलावा डायरी तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है। डायरी लेखन में लेखक समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति में देता है। डायरी लेखन के जो सभी लेखन विधियों का स्पर्श इसमें निहित रहता है। फिर है इसका अथवा, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था। तो जो लॉर्ड कर्जन था वो एक निरंकुश शासक था और कट्टर नस्लवादी था। ये भारत में ब्रिटेन की सभ्यता मिशन के प्रति दृढ़ था, और इसने भारतीयों को चरित्र, ईमानदारी और क्षमता में बहुत हीनता या कमी के रूप में वर्णित किया है। फिर यहाँ पे है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो इन्हें नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि वो मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कलाओं का बखान करते हैं। वे स्वयं 56 तरह की रोटियां जो है वो उनसे बनती थी। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ था। रोटी बनाने की कला को वो बहुत मानते थे और स्वयं को उसका उस्ताद कहते थे। उनका बातचीत करने का ढंग भी बहुत कलाकारों जैसा था। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे कुछ नया नहीं कर पाते। फिर उसके बाद है, द्विवेदी युग की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे जो विशेषताएं वो हैं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया गया, वर्णन प्रधान कविताएं लिखी गई, इस युग में प्रकृति का चित्रण किया गया, देश प्रेम की भावना। इस तरीके से वर्णन करके ही आप लिखें, मेन हेडिंग डाल दें, फिर वर्णन करें। खड़ी बोली का भी इसमें इस युग में प्रयोग किया गया। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। यहाँ इसका उत्तर दिया है कि ईश्वर की भक्ति ने उन्हें दीन दुनिया की याद भक्ति की वजह से नहीं रहती। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इसकी वो कोई भी चिंता नहीं करते। अब उन्हें किसी बात का डर भी नहीं सताता है। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है। अब उसके बाद है, अथवा रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रीतिकाल को क्यों श्रृंगार काल कहा गया। तो यहाँ पे रीतिकाल में जो अधिकांश कवि हैं वो दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्होंने अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार रस की प्रधानता मतलब सहित रचनाएं की, और नायक और नायिका के सौंदर्य प्रेम पर आधारित श्रृंगार जो परक रचना है वो रीतिकाल के कवियों की प्रमुख विशेषता रही। इसी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। मतलब श्रृंगार रस से की प्रधानता वाली जो रचना है उनकी वजह से ही रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। फिर उसके बाद है 14वां प्रश्न, छायावादी कविता की दो विशेषताएं लिखिए। इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण, ये दो बहुत ही ज्यादा प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर है, अथवा पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चलता रहा। यहाँ पे लेखक के पास पैसे नहीं थे, उनके पास जब पैसे आते तो वो शूटिंग को आगे बढ़ाते और पैसे समाप्त होने पर शूटिंग रुक जाती। इस तरह करते करते उनका काम 2.5 साल तक खिंच गया था। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। फिर है इसका अथवा समाचार पत्रों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो समाचार पत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम, प्रभात खबर, इस तरीके से आपको जो भी अखबारों के नाम याद हैं आप उन्हें लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 16 में कबीर दास या फिर मीराबाई का जो काव्य परिचय है उसको आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए डाउनलोड करके। यदि प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साखी सबद रमेनी। अब इसके बाद मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ। ये है इनका भाव पक्ष, फिर उसके बाद ये है इनका कला पक्ष, उसके बाद ये है साहित्य में स्थान। क्योंकि यदि मैं एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगी तो पेपर लंबा है और आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ ताकि मैं आपको और भी टॉपिक को कवर करवा पाऊँ। फिर है यहाँ पे मीराबाई, तो उनका ये है भाव पक्ष, कला पक्ष और उसके बाद फिर यहाँ पे साहित्य में स्थान। उसके बाद यदि हम यहाँ पे उनकी रचनाएं देखें तो गीत गोविंद, टीका और नरसी को माहिरो, ये उनकी दो मुख्य रचनाएं हैं। लेखक परिचय में आप यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की जो लेखक परिचय वो देख लीजिए। इसका एक वीडियो भी मैंने आपको एएस के क्लासेस पर ही बना के अपलोड किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। बाकी ये रहा इनका भाषा शैली ये रही और साहित्य में स्थान। एक ही स्क्रीनशॉट में आपका रचनाएं भी आ रही हैं, साथ में भाषा शैली और साहित्य में स्थान तीनों चीज़ें आ जा रही। उसके बाद सेकंड जो कवि है वो है कृष्णा सोबती। इनका भी आप ले लीजिए। तो यहाँ से आपको रचनाएं, भाषा शैली ये आपको लिखना रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे हम साहित्य में स्थान। फिर है ये मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग। तो कान का कच्चा होना यानी कि किसी की भी बातों में आ जाना। तो ये सब आपके लिए होमवर्क है, बहुत सरल है। आप इनका सबका जो अर्थ है वो लिख के वाक्य में देख लीजिए। बाकी आप गूगल कर लीजिए यदि आपको प्रॉब्लम हो तो। बाकी 19 नंबर का मैं यहाँ बता रही हूँ कि अपठित गद्यांश इसको पढ़ना है। तो ये वाला तो एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए ही हमने डाला है। तो ये जो गद्यांश है वो सिर्फ आप ये समझ सकते हैं शीर्षक कैसे लिखना है। शीर्षक आप वो लिखेंगे जो आपको बार बार इसमें मिलता है। उसके बाद उसके अलावा जो प्रश्न आते हैं वो आपको गद्यांश के ही अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पठित पद्यांश लिखा हुआ, तो इसमें भी आपको यही करना है कि ध्यान से पहले एक बार बस इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। गद्यांश या पद्यांश में जो शब्द आ रहा है, जो प्रश्न पूछा गया है वो कहाँ है, प्रश्न वाला शब्द वो आपको ढूंढना रहता है। फिर उसके बाद निम्न पद्यांशों की साप्रसंग आपको व्याख्या करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये यहाँ से लेके कहाँ तक है, आनंद फल होई। तो ये देखिए ये है इसका संदर्भ। ये आरोह भाग 1 में मीराबाई के पदों से लिया गया है। व्याख्या यहाँ दी हुई है। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये और आप ले लीजिए। विशेषताएं भी यहाँ पे आप नीचे लिख दें कि मीराबाई ने यहाँ क्या क्या वर्णन किया है। उसके बाद दूसरा है आज उनके स्वर्ण बेटे। तो ये देखिए ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये लिया गया है आपका घर की याद से, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। फिर है यहाँ पे आपको निम्नलिखित गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या करना है। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। तो ये देखिए ये वाला जो है ये गलता लोहा पाठ से अवतरित किया गया और इसके लेखक जो है वो शेखर जोशी हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इसका ये यहाँ पे आपको प्रसंग और व्याख्या मिल जाएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इसके अथवा में पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो ये वाला हम देख लेते हैं जो गद्यांश है। तो ये अलोपी दीन वाला जो है वो आपका नमक का दरोगा से लिया गया। इसके जो लेखक है वो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पे इसका आपको व्याख्या और प्रसंग मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट आप लेके इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है।
तो पहले आप प्रति जिलाधीश महोदय लिख के ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में, फिर बीच में यही लिखेंगे कि हमारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है और हमारे अध्ययन में हम व्यस्त हैं, तो हमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि तेज आवाज़ में या तीव्र स्वर में जो लाउड स्पीकर हैं वो बिना किसी रोक टोक के बजाए जा रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और हमारा चित्र एकाग्र नहीं रह पाता। अतः हम सभी छात्रों का ये अनुरोध है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का के ऊपर परीक्षा अवधि तक प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी करें। फिर यहाँ पे भवदीय में आप किसी कॉलेज या स्कूल या किसका भी नाम, खुद का नाम, और ये लिख सकते हैं कि जो छात्रों का कोई संगठन या कुछ भी, जिससे कि आप ये पता चले कि सभी लोग ग्रुप में मिलके आवेदन दे रहे हैं। उसके बाद है अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखना है। तो ये बहुत सरल है, ऊपर दिनांक डालो, यहाँ पे आपको अपना पता और डाल देना है। फिर प्रिय पिताजी करके आपको ये लिखना है कि बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रही हूँ, पढ़ाई करते करते मुझे बताने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रही हूँ कि मुझे इस विद्यालय में दाखिला दिलवाया है आपने, तो मैं अपने सच्चे मन और लगन से पढ़ाई करूँ, मुझे परीक्षा में अच्छे गुण भी मिलते हैं, मुझे परीक्षा में हाँ अच्छे अंक लिख दीजिए, अंक भी मिलते हैं। मैंने ये बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी अपेक्षित और जागरूक नागरिक बन गई और मुझे कहने में खुशी है कि आप जैसे पिता की बेटी, आपकी प्यारी बेटी। बाकी आप इसको दूसरे तरीके से भी ये लिख सकते हैं कि मेरी परीक्षा इस दिनांक से शुरू होने वाली है और मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है, इतना इतना मैंने जो सिलेबस या पाठ्यक्रम वो पूरा कर लिया है, अब मैं उन सब की पुनरावृत्ति कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे अंकों से पास होंगी। और इसी तरीके से ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर यहाँ अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 23। इनमें से आपको किसी भी विषय पर नीचे दिए गए किसी विषय पर आपको एक सारगर्भित निबंध लिखना है। तो हम यहाँ जीवन में खेलों के महत्व पर लिख लेते हैं। ये हुए 5 पॉइंट। इनमें यहाँ पे आपको स्वस्थ शरीर का महत्व, फिर खेलों का महत्व, ठीक है, 2 पॉइंट, फिर खेलों से व्यक्तित्व निर्माण, 3 पॉइंट, फिर चौथा है खेल भावना का विकास और 5वां उपसंहार। तो यहाँ पे ये सेट ख़त्म होता है। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।